प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबों का उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोविंदपुर के इस ऑनलाइन मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग हिंदी के उच्च कोटि के कथा सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद साहब के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो प्रेमचंद एक बहुत बड़े परिवर्तन एवं सृजन लाने का काम किए हैं। तो आज मैं उसी महान कथाकार के संबंध में आप लोगों से कुछ बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेमचंद साहब का अगर जन्म की बात करें तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में कब हुआ? 1880 में बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस के एक गांव है लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। याद रखना है कि प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस के लमही गांव में हुआ था। अक्सर हम जब भी किसी कवि या लेखक के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर अभाव रहता है। अभाव का मतलब जीवन में कष्ट रहना, पैसे की कमी होना, परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति का मौत हो जाना, ऐसे कई प्रकार का, शिक्षा का व्यवस्था नहीं होना, ऐसे कई प्रकार की हम समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो प्रेमचंद साहब के साथ भी उनका जीवन की अगर बात करें तो उनका जीवन काफी अभावों में बीता। अभावों में बीतने का अर्थ हुआ कि उनकी जो आवश्यकता थी, जो जरूरत थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। यानी उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति हो, ये उनके लिए संभव नहीं था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम जैसे हम लोग कहते हैं ना, राशि वाला नाम, उसी प्रकार समझो कि प्रेमचंद का एक नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। और उन्हें अपने दोस्त यार टोली में लोग नवाब राय के नाम से पुकारते थे। उनका एक और नाम था नवाब राय। क्या नाम था उनका? एक नवाब राय। और जो आप नाम देख रहे हैं प्रेमचंद, उनके हिंदी साहित्य के क्रम में उन्हें यह नाम कभी बदलना पड़ा था। यानी नवाब राय या धनपत राय से उन्हें प्रेमचंद बनना पड़ा था। उसके पीछे लंबी कहानी है। तो उनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन उनका अभाव में बीता। बात है शिक्षा की, तो वे उच्च शिक्षा तक पहुंचने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे लगातार शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। एक होता है कि मैट्रिक के बाद तुरंत इंटर के बाद तुरंत स्नातक, ऐसे जैसे लोग करते हैं, तो उनकी शिक्षा लगातार नहीं हो पाए। रुक रुक के ही सही, लेकिन उन्होंने बीए तक
शिक्षा ग्रहण किए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आर्थिक स्थिति का मतलब पैसा वाला स्थिति। घर में पैसा कौड़ी की स्थिति ठीक नहीं थी। तो पैसा कौड़ी की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनको कोई ना कोई नौकरी करना मजबूरी था। तो उन्होंने जो है पैसे के अभाव को जो दूर करने के लिए कहिए कि उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। कहीं हेडमास्टर के पद पर रहे, कहीं टीचर के पद पर रहे, कहीं निरीक्षक के पद पर रहे। मतलब शिक्षा विभाग में ही उन्होंने कोई ना कोई नौकरी करते हुए आगे अपना आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किए। उसके बाद उनकी जो कही एक प्रकार से भेंट कुछ स्वतंत्रता आंदोलन के अगुआ जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे लोगों से उनकी भेंट हुई। और जब वे उनके विचारों को सुने जाने तो उन्हें लगा कि नहीं, देश की स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है, इसलिए हमें अपनी स्वाधीनता स्वतंत्रता के लिए जरूर लड़ना चाहिए। और वे क्या किए कि शिक्षा विभाग में जो नौकरी कर रहे थे उसको त्याग दिए, यानी नौकरी छोड़ दिए। आज के युवा अपना नौकरी छोड़ करके अपने देश के लिए कुछ करना हो तो शायद ही कोई सोचेगा, लेकिन इनके अंदर इस तरह से देख सकते हैं कि देशभक्ति की भावना भी बहुत थी। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, यानी अंग्रेज सरकार के अधीन में नौकरी करना छोड़ दिए और भारत की स्वाधीनता के लिए वे कूद पड़े, उस आंदोलन में भाग लिए। और आंदोलन में भाग लिए और उन्होंने उस आंदोलन में सक्रिय होकर भाग लिए। अब क्या है कि महात्मा गांधी का 1920-21 में, यानी अभी कह सकते हैं कि पूरे 100 साल पहले एक आंदोलन चला था जो जन आंदोलन था। और उस आंदोलन को कहा गया असहयोग आंदोलन, अर्थात हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, वैसा एक हम आंदोलन चलाएंगे। उसके ना काम में सहयोग करेंगे, ना उसका हम कोई वस्तु खरीदेंगे। ऐसा मतलब जन आंदोलन एक चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिए थे। लेकिन जब इस आंदोलन को वापस लिया गया तो इन्हें काफी चोट पहुंचा और वे आगे क्या करते हैं कि अब वे नौकरी तो छोड़ चुके थे, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वे लेखन कार्य में जुड़ जाते हैं। लेखन कार्य का मतलब कि बहुत सारे कहानी, उपन्यास, पत्रिका के लेखन में वो जुड़ जाते हैं और वे बहुत सारी कहानियों की रचना करने लगते हैं। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए तथा 1936 में, सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो जाता है। आगे प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी हैं 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं उन्होंने। जैसे भी जो हम पढ़ेंगे 2 बैलों की कथा, वो भी प्रेमचंद की एक कहानी है। तो उनकी जितनी भी कहानी है उनको 8 भाग में बांट करके एक ही किताब में निकाला गया है, मानसरोवर के नाम से। क्या नाम दिया गया उस किताब का? मानसरोवर। और मानसरोवर के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। और उसी 8 भाग में पूरे 300 से अधिक कहानियां उसमें सब संग्रह की गई है। कहता है प्रेमचंद बहुत ही अच्छे अच्छे उपन्यास की भी रचना किए हैं। जैसे उनका उपन्यास सेवा सदन। सेवा सदन
प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। एक और उनका उपन्यास था मंगलसूत्र, जो वे पूरा नहीं कर पाए, उसके पहले ही वो मर गए। तो उनके ये प्रमुख उपन्यास हैं जिन्हें आज भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप ही के परिवेश से, हमारे ही परिवेश से बहुत कुछ लिखा हुआ है। उनमें से उनका गोदान जो उपन्यास है वो काफी लोकप्रिय रहा है और प्रसिद्धि प्राप्त किया है। और उन्होंने लेखन कार्य में एक और काम किया है, पत्रिका निकालने का काम। पत्रिका जिसको आज हम लोग पेपर कहते हैं, अखबार कहते हैं, पत्र पत्रिका, जो जैसे चंपक वगैरह निकलता है, तो जो पत्रिका निकलती है, पंख पत्रिका जैसे हमारे विद्यालय में आती है, तो उसी प्रकार की ये पत्रिका भी निकालने का काम किए। जो पत्रिका था हंस, एक पत्रिका थी जिनका नाम था हंस, दूसरी पत्रिका जागरण, तीसरी पत्रिका माधुरी, जैसे कई पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किए। पत्रिकाओं का संपादन भी किए। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध भी लिखे एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी इन्होंने प्रचुर मात्रा में किया, यानी नाटक भी लिखे। तो कई जितने भी तरह की गद्य रचना होती है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये सब कई रचनाओं को इन्होंने किए। प्रेमचंद के विषय में अगर कहा जाए, उनकी रचना के विषय में अगर कहा जाए, तो प्रेमचंद साहित्य को समाज का जो है मानते हैं कि अगर किसी समाज को बदलना हो तो इसके लिए साहित्य जरूरी है। अर्थात वे साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक मजबूत माध्यम मानते हैं कि अगर किसी समाज को बदलना है तो साहित्य पढ़ो, साहित्य की रचना करो, निश्चित तौर पर समाज में परिवर्तन होगा। आज हम कई ऐसे ऐसे कर्म योद्धा के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि वे अपने कर्म से क्या परिवर्तन किए, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर भी कोई परिवर्तन होना चाहिए। कहता है उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, यानी जिस गांव में रहे, जिस शहर में रहे, और वहां के जो वातावरण को उन्होंने देखा, और जहां के वातावरण और परिवेश में जीवन जिया, उसकी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब उस चीज को वे प्रकट किए, यानी उसे बोलकर, लिखकर, यानी उस शहर के बारे में, उस गांव के बारे में, उस गांव के लोगों के बारे में जो भी उन्होंने देखा और समझा, उसे उन्होंने अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त करना मतलब उसे प्रकट किए उन्होंने। उनके कथा साहित्य में मिलती है और वो चीज उनकी किताबों में आपको मिलेगी। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति आज भी हम देखते हैं। किसान और मजदूर की जो दयनीय स्थिति है, दयनीय का मतलब होता है जो गरीबी हालत है, वो गरीबी हालत, वो दयनीय स्थिति आज हम देखते हैं कि आज भी किसानों का, मजदूरों का हालत पर किसी का ध्यान नहीं है। फिल्मी जगत का कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री अगर मर जाए, जेल चला जाए, तो उस पर मीडिया पूरा, समझो कि मीडिया को चारा मिल जाता है। लेकिन अभी किसान और मजदूर के लिए कोई कुछ करने के लिए नहीं सोचता है। लेकिन प्रेमचंद साहब वाकई में, उनका कलम अगर चलता था तो किसानों और मजदूरों के वे समझिए कि एक वकालत करते थे। उनकी हर परिस्थिति, स्थिति के बारे में वे कुछ ना कुछ रचना जरूर करते थे। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में जो दलितों का शोषण होता है,
जिसको लोग निम्न वर्ग का दर्जा दिए हुए हैं, उनका जो समाज में शोषण होता है, उनके साथ जो भेदभाव, छुआछूत जैसी चीजें होती है, उनका भी उन्होंने अपने कथा में, अपने रचना में उन्होंने वर्णन किया है। समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होती है समाज में, जैसे शिक्षा में बेटी को कम पढ़ाओ, बेटा को ज्यादा पढ़ाओ, बेटा को विदेश भेजो पढ़ने के लिए, बेटी को घर में ही पढ़ाओ। इन स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता है, मजदूरी के क्षेत्र में देख लो, दिन भर काम करेगी महिला, भी ईंटा ढोएगी, पुरुष भी ईंटा ढोएगा। महिला को मिलेगा 200 रुपया, वहीं पुरुष को मिलेगा 300 रुपया। पता नहीं वह ईंटा ही धोने का काम किया है, लेकिन उसको 400 और महिला को 200। तो ये जो भेदभाव है स्त्री और पुरुष में, इसका भी उन्होंने अपने रचना वर्णन किया है। स्त्रियों की दुर्दशा का और स्वाधीनता आंदोलन आदि की रचनाओं के मूल विषय है। मतलब अगर प्रेमचंद की रचना की बात करें तो उनकी रचनाओं में खासकर रचना के विषय या रचना का मूल केंद्र में अगर कोई रहा है तो वो रहा है किसान, मजदूर, दलित, स्त्री एवं देश की जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई या आंदोलन चल रहे थे, उसका उन्होंने अपने कथा साहित्य के क्षेत्र में, अपने रचनाओं में उन्होंने शामिल करने का काम किया है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत बड़ा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार क्या है? बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य की ही नहीं, मनुष्य के बारे में ही नहीं, उन्होंने पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिलती। मतलब वे मनुष्य की स्थिति, गिरे हुए स्थिति से ही नहीं, पशु पक्षियों के भी स्थिति और पशु पक्षियों से भी काफी प्रेम करते थे। उनकी रचनाओं में उनके बारे में आपको मिल जाएगा। बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा में बोलते थे। अगर प्रेमचंद की भाषा की बात करें तो इतनी सरल बोलते थे कि देहात के मतलब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी उसकी भाषा को समझ जाता था। आप उनकी रचनाओं में भी अगर देखेंगे तो उनकी भाषा बहुत सरल है, बहुत आसान है। सरल का मतलब आसान है। संक्षेप में कहना, यानी बड़ी बड़ी बात को छोटे शब्दों में बोल देते थे। ठीक है, तो संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन का, लिखने का ये प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल है, सजीव है, यानी पढ़ोगे तो लगेगा कि ये घटना अभी यहीं घट रही है, ऐसे उसको बोलते सजीव है उसकी रचना। और तो और इनका एक चीज का क्या कहना, ये किसी भी बात को मुहावरे से जोड़कर जरूर बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं पुलिस को देखते चोर भाग गए, लेकिन प्रेमचंद साहब बोलेंगे पुलिस को देखते चोर 9, 2, 11 हो गए। ऐसी बात है। तो इनकी भाषा में मुहावरा का बहुत ही ज्यादा आपको प्रभाव दिखेगा। तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का, लोक प्रचलित मतलब जो देहात में लोगों के मुंह में ज्यादा प्रचलित शब्द है, उसी का उन्होंने ज्यादा प्रयोग किए, ताकि नीचे से नीचे तक के लोग, अनपढ़ से अनपढ़ तक के लोग इस बात को समझ सके कि प्रेमचंद कहना क्या चाहते हैं, लिखना क्या चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे रचनाकार जो कोशिश करते हैं कि जटिल से जटिल शब्द को डालेंगे ना तो लोग बोलेंगे कि बहुत महान आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं। उनका जीवन भी सादगी था तो विचार भी सादगी था। तो वे लोक प्रचलित भाषा को जोड़ देते थे और उनका बहुत ही कुशलता पूर्वक जगह देखकर जो है प्रयोग करते थे। यानी कहते हैं ना जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, वैसे जगह को देखकर वो सरल से सरल शब्दों को डाल देते थे, पता भी नहीं चलता था। तो आज हम प्रेमचंद के जीवनी के बारे में पढ़े और जाने। अब हम एक चीज और कहेंगे कि प्रेमचंद साहब की जो रचना है, प्रेमचंद साहब की रचना के बारे में हम अगले अध्याय में, अगले क्लास में पढ़ेंगे कि प्रेमचंद साहब की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना 2 बैलों की कथा,
दो बैलों की कथा है, जिसमें आप हीरा और मोती नामक दो बैलों के बारे में जानेंगे। और ये भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि समाज को बताने के लिए प्रेमचंद ने बैल का सहारा लिया है, और उसी दो बैल के माध्यम से हमें प्रेमचंद सिखाते हैं कि ये दो बैल कितने समझदार हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए ये कितना प्रयास करते हैं। तो हमें भी अपने स्वतंत्रता के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, कई तरह के सीख इस पाठ में हम जानेंगे, और वो भी अगली क्लास में। धन्यवाद। आशा है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और किताब को लाइन बाय लाइन पढ़कर इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका पाठ है, इसको आप घर पर बैठकर आधा घंटा 1 घंटा पढ़ें और समझने का प्रयास करें। जय हिंद।